हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों को डर भी होगा और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा माइंड ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ भी आता नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हमें सेल्फ स्कोर कितना होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पेपर से पहले हमें अब क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके होते हैं और सारी रिविज़न कर चुके होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है ये सीटेट एग्ज़ाम है, एक सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा टेस्ट है। ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है जो आप नॉर्मली हर एग्ज़ाम को जैसे देते आ रहे हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहीं हम ये सोचे कि पेपर में जैसे मान लीजिए सपोज बच्चे होते हैं कि पेपर से पहले सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। नहीं, कई बार होता है कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और हमारा माइंड जब तक पेपर नहीं होता कहीं ना कहीं हमारे माइंड में टेंशन रहती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो एग्ज़ाम होता है ना, सीटेट एग्ज़ाम, ये कोई बड़ा नहीं एग्ज़ाम होता है। ये पेपर कैसा आता है, देखिए पेपर हम ये कह सकते हैं कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप इजीली सब चीज़ टिक कर दोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पेपर के टाइम घबराहट होती है। घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। जितना भी आपको पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है मैं उससे सफिशेंट हूँ। मैं एग्ज़ाम में अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहला आपको पॉइंट्स याद रखना है, पॉजिटिविटी लानी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी अभी मेरा फर्स्ट सीढ़ी है, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये अपने माइंड में रखना है। सकारात्मक इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव करके कहीं बच्चों का ऐसा नेगेटिव फील होता है कि हमने पढ़ लिया फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये हर एग्ज़ाम में होता है, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लो, चाहे सीटेट ले लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि पेपर कैसा आता है। देखिए, सारे माइंड में ये होगा कि अब आने वाला जो पेपर है, पिछले पेपर को देख के कहीं ना कहीं हमें यह भी घबराहट होती है कि वो पेपर तो थोड़ा सा टफ आएगा। टफ कुछ नहीं है, अगर आपने इजीली कंसेप्ट को समझकर पढ़ा है, हर एक टॉपिक को पढ़ा है, तो आपको एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये कोई बड़ा पेपर तो है नहीं कि यूपीएससी का पेपर है या DT+B का पेपर है, ये केंद्र विद्यालय का पेपर है जो आपको नहीं क्वालिफाइड होगा। जी, क्यों होगा? आप पॉजिटिव में रखिए, पॉजिटिव रखिए, यानी कि अपनी सकारात्मक सोच रखिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इस बार जो पेपर आएगा, जैसा भी आएगा, मुझे अपना 100% देना है। ये अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला होता है कि अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ताकि हम उस एग्ज़ाम को देखें। इस बार जो पेपर है हमें नहीं पता कैसा आएगा, लेकिन हमारी तैयारी 100% हो चुकी है। हमने रिवीजन कर ली है, सारे पेपर कर लिए, प्रीवियस के पेपर कर लिए। अब हमें क्या करना है, हम अपने जितने भी पेपर कराए हो उसमें हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एक दिन पहले पेपर में हमेशा रिलैक्स होना चाहिए माइंड। जितना अगर प्रेशर लोगे उतनी जल्दी क्या होता है कि हम चीज़ें भूलते जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप एग्ज़ाम से पहले हर एक पेपर में क्या करना है, आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए, देखिए आपका सेफ स्कोर है। प्रीवियस ईयर में आपने जो भी पेपर दिया था, आपकी क्या पता 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। सपोज़ आपके 87 आ रहे थे, आपने कुछ पढ़ा होगा। देखिए, आपने जो भी पढ़ा होगा आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा ना। आपके 87 मार्क्स प्रीवियस ईयर में पेपर में आए, जहाँ जहाँ आपने कमी थी उस कमी को आप दूर कर लिया होगा। इस टाइम आपका यही टाइम है कि आपने जो आपका सेफ स्कोर, जो आपका एग्ज़ाम में दिया, प्रीवियस ईयर में 2 नंबर से रह गया, आप ये सोच के बैठोगे कि हमारे से तो क्लियर होता ही नहीं है, हमसे तो नहीं, 100% क्लियर होगा। अगर आपने पॉजिटिविटी रखी है, अपना पेपर में जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करा है। आपके अगर आप बात करते हैं 90 स्कोर, बहुत बच्चे होते हैं कि अपना प्रीवियस ईयर के पेपर करने के बाद 90 स्कोर आ रहे हैं, क्या वो सेफ स्कोर है? ऑब्वियसली अगर हम ये सोचें कि एग्ज़ाम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जब हम ये पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो अपकमिंग DT+B में जो हमारे सेफ स्कोर मार्क्स है उसमें कहीं ना कहीं हमारा 100+ होना चाहिए। सपोज़ आपके 95 आ रहे हैं या 97 आ रहे हैं या 98 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाइड तो करिए। जिन बच्चों का 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह रहा है, एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद आप दोबारा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोशिश यही होनी चाहिए, आपके माइंड में यह सेट होना चाहिए कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपके स्कोर 100+ होने चाहिए। जिनका स्कोर 87 और 80 है, वो आराम से, अगर उसने टारगेट बनाया होगा ना 120 या 130 प्लस करके, तो आराम से उसके 100 से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि हमने खुद गोल्स, अपने लक्ष्य खुद साधते हैं। कहते हैं ना
कि अपना लक्ष्य, हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सेफ स्कोर की बात करें तो आपका 120 प्लस आसानी से आ सकता है अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर करा है, प्रीवियस के पेपर करे हैं, मॉक टेस्ट लगाया है, हर चीज़ आपने पढ़ी ही होगी और इतने टाइम से अगर पढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी इनको आती है जिनके फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देने वाले भी कई बार इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं, 140 प्लस ला देते हैं। वो कैसे लाते हैं? उन्होंने अपने कंसेप्ट को पढ़ा है, सिलेबस को पढ़ा है, तो आसानी से आप ला सकते हो। और इस बार सभी के बच्चों का सीटें क्लियर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सभी को सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, सेफ स्कोर की बात कर ली। दूसरा हम करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ पेपर 1 में क्या होता है कि 1st to 5th वाले बच्चे देने जा रहे हैं, जो हम एक टीचिंग कर रहे हैं, और 6 to 8 जो हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 1 में भी CDP भी 30 नंबर की आती है, पेपर 2 में भी CDP 30 नंबर की आती है। अब आपको क्या करना है, इसमें इस टाइम पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको अपने क्या कौन से टॉपिक करने हैं जो आपने कर चुके हैं, सिर्फ प्रीवियस के पेपर में हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अब हम इस टाइम तो आपको अभी जो एक दिन पहले रह गया है, जो इस टाइम तो आपको क्या टॉपिक्स जो अगर अपने माइंड में है कि हाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करनी है, तो रिवीजन के लिए मैं कुछ टॉपिक बता रही हूँ, वो आप अपना ध्यान रख लीजिए। CDP में देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक हो गया, दूसरा है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट हो गया, तीसरा पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग लीव वाइगोस्टी की थ्योरी। उसके बाद जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। 5वें नंबर पे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो इंपॉर्टेंट है, NAP 2020, NCF RTI 2009। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा हर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 प्लस आपका EVS प्लस मैथ्स प्लस सब में आता है, और SST में भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बार बार आपके 15 से 20 नंबर तो CDP में ऐसे ही बन जाएंगे। बच्चा आपका पेडालॉजी सेक्शन जिसमें 15 नंबर, उसमें से अगर 15 में से 12 या 11 आ गए तो पेडालॉजी सेक्शन तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। बात करें लैंग्वेज 2 की, लैंग्वेज 2 में जो है आपने अगर सपोज हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों का पैटर्न सेम ही होता है। सपोज थोड़ा सा ये होता है कि जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है एक गद्यांश, एक दोनों ही गद्यांश दिए होते हैं, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया होता है। ये फ़र्क होता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता। लैंग्वेज 1 की बात करें, बहुत ईजीली है, कुछ नहीं है, पैराग्राफ दिया गएगा, जो मेरी प्रीवियस ईयर में प्लेलिस्ट में जाओगी उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है, मिला टिप्स एंड ट्रिक के साथ समझाया है कि पैसेज जो है किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। पैसेज सॉल्व करने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया कि 15 नंबर का पैसेज में पूरी आएगी। ग्रामर आपको पता है, संज्ञा क्या होती है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, संधि क्या होती है, और आपका समास क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपके डेली आप पढ़ते ही आ रहे हो, अब तक स्कूल लेवल में आपको पढ़ते ही आ रहे हो। ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डेली इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सेम यही है पैडोलॉजी सेक्शन है। देखिए पैडोलॉजी सेक्शन में कुछ हिंदी के जो मैंने प्रीवियस के पेपर देखे, उसमें कुछ टर्म्स जो होती थी, थोड़े शब्द मुश्किल आ रहे हैं। अब उन शब्द के लिए क्या करें कि आपकी हिंदी के लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वो शब्द क्लियर होंगे, इसके अर्थ क्लियर होंगे। अगर आपने पूरे पेपर किया होगा, प्रीवियस के पेपर किया होगा, मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो आप इजीली उसको समझ भी पाओगे और आसानी से क्वेश्चन को करने पाओगे। अगर सपोज आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। उस समय क्या होता है कि हमें घबराहट होती है, हम जब जल्दी में क्वेश्चन भी गलत कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है और स्कोरिंग करना है। ठीक है, किस लिमिटेड हो रहा है। हिंदी अगर बात करें, हिंदी और अगर हम सपोज़ आपकी इंग्लिश की पैडोलॉजी की बात करें, तो दोनों में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको डिस्कस बता देती हूँ कि जिसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और ये मिनिमम टॉपिक ऐसे हैं। हम लैंग्वेज हिंदी के लिए शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एक ही पॉइंट्स अगर छूट जाए तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, एक्वायर क्या होता है। जब भी हम कुछ सीखना होता है, सीखना मतलब हम जन्म से आते ही सीख रहे हैं और टिल डेथ तक सीखते ही रहते हैं। अर्जन हमने कुछ चीज़ एक्वायर करी है, जिसमें हमने सेंस्कृत लैंग्वेज एक्वायर करनी है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा भाषा अर्जन बता दिया। फिर उसमें होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हमें भाषा पढ़ाने के लिए किन थ्योरी को ध्यान में रखना है। जैसे बच्चे को सेंटर में रख के थ्योरी को ध्यान रखना है। इमिटेट करना सिद्धांत, यानी बच्चे को नकल करके सिखाना है। अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बस पूरी तरह घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी रखनी है अपने। अगर आपको ज़्यादा घबराहट होती है तो पॉजिटिव वाले सॉन्ग सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वीडियो देख सकते हो। तो ज़्यादा नहीं देखनी है कि यह लगे कि आपने एक घंटा लिखा तो उसके बाद सारा टाइम वेस्ट करना, ऐसा नहीं करना है। अनुबंधन सिद्धांत पता ही है आपको, ठीक है। सहचार्य सिद्धांत पता ही है, अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता, ये सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है फॉर
आपके एग्ज़ाम के सी टेक एग्ज़ाम जो कल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अब बोलने और सुनने की अभिव्यक्ति क्या होती है, आपको सभी को पता है कि बोलना जितना अच्छे तरीके से बोलेगा उतनी अच्छी तरीके से सुनेगा। और उसमें भी आपको क्या कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी अपनानी चाहिए, कक्षा में टीचर हो तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, पाठ्य सामग्री कौन कौन सी लेनी है। तो ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर व्याकरण किस तरीके से पढ़ाएंगे, व्याकरण में औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। एक पुस्तक के द्वारा हम पढ़ाते हैं, एक होता है कि हम बच्चों को नकल करके सिखाते हैं भाषा, बार बार में बोलते हैं और बच्चा अपने व्यवहार में उस उद्देश्य को लाता है। कुछ विधियां हैं, शिक्षण विधियां हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बड़ा निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि वह होती है जहाँ पे सबसे पहले नियम सिखाते जाते हैं, फिर उदाहरण बताया जाता है। फिर आगमन विधि होती है, ये सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। आगमन विधि वह होती है जिसमें उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पहले एग्जाम्पल के थ्रू यानी उदाहरण के थ्रू समझाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक होती है खेल विधि, खेल के द्वारा सिखाना, ये छोटी क्लासेस में प्री प्राइमरी स्कूलों में खेल खेल में सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि होती है जिसमें हमें ग्रामर को ट्रांसलेट करके इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। संवाद विधि जहाँ बातचीत की जाती है। एक है किंडरगार्टन विधि जो रोचक तरीके से सिखाई जाती है, क्रिएटिविटी तरीके से सिखाई जाती है, जैसे चार्ट्स का यूज़ कर लिया, मॉडल का यूज़ कर लिया, प्रोजेक्टर का यूज़ कर लिया। प्रश्न क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चे में अगर हम बार बार में बच्चों से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूछे हैं तो प्रश्न विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना या करके सीखना, बार बार में प्रैक्टिस करना, लर्निंग बाय डूइंग। एक इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिए, भाषा सजग विधि। ये विधि ऐसी विधि होती है जिसमें व्याकरण शिक्षण विधि में रचनाओं के माध्यम से यानी प्रैक्टिकली रचनाओं के व्याकरण से व्याकरण सिखाई जाती है। ज़्यादातर व्याकरण में होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि भी इंपॉर्टेंट है। इस विधि में एक ही कौशल में एक ही तरीके से सिखाना, ठीक है। एक होता है मेटा संज्ञान। मेटा संज्ञान पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया, तो ध्यान से सुनिए। मेटा संज्ञान एक स्मृति से होता है, याददाश्त से होता है। उसमें आपने एक अपने कॉग्निटिव को डाला। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सूचना ली है, उसका अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसी समय में उस सीमा को प्रस्तुत करने से रिलेटेड है। एक है मतलब होता है माइंड मैपिंग होता है, तो ये भी इंग्लिश में भी पूछी जाती है, हिंदी में भी पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्रित करके खोजबीन करना, यानी हम कुछ भी रिसर्च करके चीज़ों को खोजबीन कर रहे हैं। एक होता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब होता है कि परंपरागत पुराने तरीके को छोड़कर नई पद्धति को अपनाना ही ट्रांसलेटिंग कहते हैं, जिसमें हम पुराने तरीके को छोड़ के नए कंसेप्ट को सीखते हैं। एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 में पूछा जाता है। एक प्रकार की एक फाइल होती है जिसमें बच्चों का सब डाटा लिखा जाता है, उसे संग्रह किया जाता है। उसमें बच्चे की उपलब्धि आती है, उसकी प्रगति आती है, उसकी प्रगति आती है, उसकी कमियाँ आती है, महत्वपूर्ण जानकारी बच्चे के जैसे व्यक्तिगत व्यवहार हो सकता है, पारिवारिक शैक्षिक हो सकता है, शहर शैक्षिक हो सकता है, सांस्कृतिक और सामाजिक पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड होता है। बच्चे को पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी जो मूल्यांकन है, जो एनालिसिस है, जो असेसमेंट है, आसानी से हो सके कि बच्चे कितने लेवल तक है, कहाँ तक पहुँचा है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है जो हम कहीं पर भी डिस्कस कर लेते हैं, स्कीमिंग, और एक होता है स्कैनिंग। स्कीमिंग क्या होता है, जब बच्चा सामग्री जो भी पाठ्य सामग्री है खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, मतलब न्यूज़पेपर हो गया फॉर एग्जांपल, जल्दी हम हेडलाइन जो टॉप की हेडलाइन होती है फटाफट से रीडिंग करते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को देखे कि हम नोट्स पढ़ते हैं तो जो हाईलाइट किया होता है हमने नोट्स को, हम उसी को ही पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं स्किमिंग। और स्कैनिंग कहते हैं जब हम कोई विशेष जानकारी को आराम से वाक्यों के द्वारा जल्दी से पार करते हैं, जल्दी नहीं मतलब धीरे उस लाइन को पढ़ते हैं, स्कैनिंग होता है। एक होता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये ऐसी सामग्री होती है ITC यानी कि सीखे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो सूचना को संचित करती है, प्रसारित, जैसे रेडियो दिखा दिया, टेलीविजन दिखा दिया, प्रोजेक्टर दिखा दिया, कंप्यूटर दिखा दिया, मोबाइल के माध्यम से नए रूपों में बच्चों को सिखाया जाता है। एक रूबिकस होता है। रूबिकस एक ऐसा उपकरण होता है जो शिक्षक द्वारा लिखित रूप से कार्य दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं दत्त कार्य दिया जा सकता है, उसका आंकलन किया जाता है। एक स्वयं के उत्पादों की परिकल्पना होती है, ये पिछले साल आया था। बोली जाने वाली लिखित भाषा के निर्माण के माध्यम से सीखी जाने वाली भाषा, ये शिक्षार्थी के उत्पादन को कहने का भी प्राय है। जो भी भाषा सिखाई जा रही है उसको बोलते जितना अच्छा है उतनी अच्छे तरीके से वो सीखने में उसकी मदद होगी। कुछ पॉइंट्स हम यहीं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी हेल्प मिले इस वीडियो के बाद। एक होता है बिहार, देखिए भाषा संबंधी विचार भी होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी आते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं। डिसलेसिया जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है, याद रखिए डिसलेसिया पढ़ने से संबंधित होता है। डिसग्राफिया होता है लिखने से, लेखन संबंधी आता है जिसमें हाथ या हथेली में लिखने में दिक्कत आती है। डिसकैलकुलिया गणित से होती है, कैलकुलेशन में माइंड में इतने संबंधी विकार होता है। डिस्मोफिया भ्रम समित स्थिति जब होती है। डिस्फेसिया बोलने से संबंधित आता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक संबंध से विकार, यानी शारीरिक फिजिकली रूप से कहीं न कहीं
उसको विकार है। डिस्फेट या तनाव से संबंधित। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी मानसिक स्वस्थ स्थिति है जिसमें असामान्य स्तर के कारण बच्चा एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता। एक होता है ऑटोलिज्म। ऑटोलिज्म में कारण क्या होता है? आंखों का कम संपर्क होना या प्रतिक्रिया की कमी होना, देखभाल करने वाले बालों में उदासीनता होना, ठीक है। ये है एक इम्पॉर्टेंट है भाषा कौशल, जिसमें आता है लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें 2 कौशल होते हैं, दोनों कौशल इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रहात्मक कौशल और उत्पादक कौशल। ये अर्थ ग्रहण करने के लिए होते हैं ग्रहात्मक, उत्पादक मतलब समझना। इसमें 2 होते हैं, एक तो सुनना होता है ग्रहात्मक में, ग्रहात मतलब ग्रहण करना, ग्रहण मतलब किसी चीज़ को सुनकर फिर उसके अर्थ को समझना, ये कहने का अभिप्राय है। इसमें 2 ही कौशल होते हैं, एक श्रवण और एक होता है वाचन। श्रवण मतलब होता है सुनना और वाचन मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। मौखिक मतलब होता है जो उत्पादक होते हैं वो उस चीज़ों को पहले समझते हैं, मौखिक रूप से हम क्या करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं तभी समझते हैं, फिर उसको लिखना। ये होता है जो श्रवण और वाचन होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं और वो होते हैं सक्रिय। इसमें चारों कौशल को हमें साथ में लेकर सिखाना होता है हिंदी भाषा को, इसकी भाषा को, हिंदी भाषा को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपके कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। ये चारों ही कौशल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम किस किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है विविधता। बहुभाषिकता क्या होती है? बहुभाषिकता क्या होती है? जिसमें हम एक ही लैंग्वेज और 2 या 2 से अधिक भाषाओं को सहजता रूप से सिखा सकते हैं, ये बोल सकता है व्यक्ति, उसको बहुभाषी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य भाषा को अलग अलग एनालाइज करके, आकलन करके बच्चों का संप्रेषण कौशल विकसित करना है, ठीक है। निदानात्मक और उपचारात्मक भी आपको पता है। निदानात्मक पता होता है जिसमें हम बच्चों को पहले पहचानते हैं, फिर उसका पता लगाते हैं इसकी कमियों का, फिर उसको दूर करते हैं। उपचार मतलब उसको दूर करते हैं, ठीक करते हैं, सुधार करते हैं। इसके अलावा आपके जो है स्टीफन क्रैश की थ्योरी है। स्टीफन क्रैश की थ्योरी में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टीफन क्रैश ने जो थ्योरी दी थी वो द्वितीय भाषा अधिग्रहण सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि हम बच्चे को दूसरी भाषा के द्वारा भी भाषा सिखा सकते हैं। उसने पहला थ्योरी दी थी जिसमें अधिग्रहण करके मतलब अर्जन करके, रिक्वायर करके और सीखने की परिकल्पना, एक्वायर लर्निंग हाइपोथेसिस। उसने कहा था कि हम दूसरी भाषा को भी आसानी से सिखा सकते हैं अगर बच्चे में टारगेट लैंग्वेज जो होती है, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, उसको जल्दी से एक्वायर कर ले। दूसरी भाषा को बिना किसी हेल्प से बच्चा आसानी से सीख सकता है। फर्स्ट भाषा जो अपनी इन्वायरमेंट होती है, मातृभाषा होती है, वो बच्चा इन्वायरमेंट से देख के सीखता है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज जाके वो बच्चा दूसरों से एक्वायर करके सीखता है। इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन करके ही वो आसानी से अपनी भाषा को समझ सकता है। सेकंड लैंग्वेज इस प्रकार सिखाया जाता है जिसमें बिना किसी लर्निंग से एक तो है मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर परिकल्पना में होता है कि चीज़ों को मॉनिटर करना, जो भी बच्चा सीख रहा है या हम सेकंड लैंग्वेज में, उसमें उसकी गलतियों को, हमें सिर्फ कमियों को दूर करना है। दूर करना मतलब अगर वो गलत शब्द बोल रहा है तो उसको समझाना है। जैसे देशज जो होता है, देश बोल रहा है तो देश बोल रहा है, तो इस चीज़ को सुधारना है। थर्ड इज थिंग प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना वह होता है जिसमें एक ही क्रम में सीख रहा है, एक ही सीक्वेंस में सीख रहा है। हम उसके नियम और जो नियम होते हैं उसकी बच्चे की, अगर व्याकरण सिखा रहे हैं तो व्याकरण में जो नियम होते हैं वो उस पर थोपेंगे, नेचुरल तरीके से हम उस भाषा को सिखाएंगे। दूसरा होता है जो इम्पोर्टेंट है निवेश परिकल्पना, जिसको हम बोधगम्य परिकल्पना कहते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। बच्चे को कुछ निवेश या इनपुट देंगे जो बच्चे के माध्यम से बच्चे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, इसको कह सकते हैं बोधगम्य होना चाहिए। क्रैश ने यह भी कहा था कि भाषा जो होती है वो केवल उन्नत होती है और भाषा अवचेतन रूप से विकसित हो सकती है। अवचेतन रूप से नहीं, चेतन रूप से विकसित हो सकती है। इसमें इनपुट भी मिल सकता है, हम उसके लेवल को, जैसे बच्चे ने इतने लेवल पे सीख लिया है तो हम उसकी हेल्प करके उसके लेवल को बढ़ाएंगे, ये कहने का अभिप्राय है उसका। प्रभावी फिल्टर, जो भी बच्चे ने भाषा सीखी है, किस लेवल तक सीखी है, हम उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो मोटिवेट नहीं हो रहा है यानी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रलिज्म रखना है, इको सेंट्रलिज्म रखना है, अहम केंद्र रखना है, सेंटर में खुद को रखना है, सेल्फ सेंटर बनाना है, बच्चों को खुद सेंटर में रख के उसकी भाषा को सिखाना है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकते हैं उसको विकसित करना है, यानी कि उन्होंने बोला था कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, ये उन्होंने कहा था। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं, विचार से ही हम भाषा आसानी से, अगर हमारे में थॉट्स आएंगे तो ही हम अपनी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। और बच्चा बार बार में खुद से अहम के अंदर मतलब बच्चा खुद से बोलकर भाषा को अच्छी तरह सीख सकता है। 2 से 6 साल के बच्चे भाषा को किस तरीके से सीखता है। ली वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा हमारे समाज और संस्कृति के द्वारा हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अंतःक्रिया इंटरनेशन द्वारा सीख सकते हैं। ली वाइगोत्स्की ने मानव सशस्त्र मानव, मतलब उसने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वे एक प्राइवेट स्पीच के द्वारा, यानी खुद से निजी तरीके से
कुछ सी बातें कर करके भी सीख सकता है। और इसमें इंटरनलाइजेशन यानी बाहरी आवरण से भी बच्चा ऑब्जर्व करता है और उससे भी भाषा को सीख सकता है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इनर स्पीच बताई थी। इनर स्पीच वो होती है जहाँ पे बच्चा खुद नीच मतलब अपने मन में ही भाषा को सीखता है। 3 से 6 साल के बच्चे की उम्र में होती है। प्राइवेट स्पीच होती है, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक भाषा। सोशल स्पीच क्या होती है, जिसमें 2 साल के बच्चे होते हैं जो इन्वायरमेंट में जाके सीखते हैं। एक होती है आंतरिक मौन वाद, जिसे साइलेंट ईनिंग कहते हैं, जो 6 साल के बाद होती है। इसमें बच्चा मन में ही भाषा को सीखता है। वाक्य के द्वारा बच्चे की बातचीत करता है। भाषा सामाजिक भाषा के माध्यम से बच्चा शेष सारी दुनिया को स्थापित करता है, जैसे ली वैगोस्टी ने समझाया। ली वैगोस्टी ने कहा कि बच्चा जब भी भाषा सीखेगा, बच्चों में इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन मतलब बातचीत के द्वारा आसानी से कॉम्प्लेक्स कर सकता है। उन्होंने बोला था कि मोक जो आंतरिक मोक होता है, वो मन ही मन में भाषा को पढ़ता है। और वैगोस्टी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, ध्यान से सुनिए। शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये बाद में मिल जाते हैं, दोनों से अलग अलग होते हैं, फिर बाद में जाके। अब है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जो होती है बिहेवियर में लिखा था कि अभ्यास और अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है ये भाषा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 1950 में इस पुस्तक की संशोधन किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो सीखता है भाषा, वो इनिटेट एबिलिटी टू रिक्वायर लैंग्वेज, यानी प्रत्येक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति प्रवृत्ति क्षमता से पैदा होता है। जब बच्चे में जन्मजात, यानी कि उन्होंने एक डिवाइस की बात की थी, जिसमें एक यंत्र की बात की थी, जिसमें कहा था कि भाषा अर्जन यंत्र है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो बच्चों को एक आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा को हम सिखाने में सहायता करता है, या मदद करना है। इस भाषा में हम एक व्याकरण, अगर व्याकरण सीखना है तो व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में नाउन, प्रनाउन और वर्ब बोलते हैं। तो ये दोनों ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और ये लिया उसमें हेल्प करेगा। 5 साल तक के बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकते हैं, संवेदन होते हैं, आसानी से उस चीज़ को, भाषा को सीख सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि भाषा LAD जो कहता है, वो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझने हैं। एक इंपॉर्टेंट है व्याकरण अनुवाद विधि, जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में पूछा जाता है। ये वह विधि होती है जो परंपरागत तरीके से सीखते हैं, यानी कि जो पहले व्याकरण अनुवाद 2 विधियों में समझित करती है। इसमें बच्चे लक्ष्य पढ़ना लिखना सीखते हैं, परंतु बोलने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि की मातृभाषा अनुवादन के लक्ष्य भाषा भी कहा जाता है। एक कहता है संप्रेक्षण विधि, जो बहुत सारे बच्चों को कम्युनिकेट विधि होती है। इस विधि में क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध भाषा का संप्रेक्षण विधि विकसित करती है। पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि भाषा प्रयोग करने में भाषा की संरचना को सीखना, ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग में बल देती है। संप्रेषण मतलब बातचीत के द्वारा, कम्युनिकेट करके द्वारा भाषा को आसानी से सीखा जाता है। तो ये भाषा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इसका दिया, जो हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में हेल्प करेंगे। और ये जो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक है, अगर आप में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको हेल्प मिलेगी। इंग्लिश में हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी, देखिए तो ऑलमोस्ट एक सेम ही होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ थॉट्स एंड द विच वन ऑफ द एक्सप्रेस यू आइडियाज, यानी कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। इसमें 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर होता है कि आपको एक ओरली कर सकते हैं, एक रिटन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, लैंग्वेज एजुकेशन, व्हाट इज माय मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस, मतलब है ना किसी भी नियम तौर के तरीके से आपको लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सिखाना। ये हमारी मदर टंग इज रिक्वायर लैंग्वेज, जो हमारी मदर टंग होगी, वह नरेटिव और सेकंड लैंग्वेज को पता है। ये अनकॉन्शियस होती है, यानी कि इसमें हमें किसी चीज़ के दबाव नहीं डालना पड़ता, ध्यान नहीं देना, तब तुरंत ही हम सीख जाते हैं। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक हम नियम होते हैं उसके द्वारा हम लर्निंग को सीखते हैं। यानी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक वे होता है। लर्निंग इज अ ऑल इज इंक्लूसिव प्रोसेस होता है। क्वेश्चंस होता है, हम ध्यान से सीखते हैं, क्वेश्चन होते हैं, शुड भी नियम, और हम इसमें ग्रामर या व्याकरण के नियमों को भी सीखते हैं। जीन पियाजे ने बोला था कि जो, अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने कहा था कि स्मॉल चिक्स है, ये यूनिट है जिसमें हम नॉलेज को मेक्स अ बिगर कंसेप्ट को समझ रहे हैं। और जबकि नोम चॉम्स्की ने कहा था एलवे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि एक भाषा को हम LAD के द्वारा सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें बात है कि जो इंपॉर्टेंट है स्किल है आपकी 4 स्किल जो अभी हमने पढ़ी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो होती है रिस्पेक्टिव यानी पैसिव स्किल होती है। स्पीकिंग और राइटिंग हमारी प्रोडक्टिव स्किल होती है, एक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमें आपको इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। राइटिंग स्किल की बात करें तो रीजनिंग और स्पीकिंग में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट राइटिंग होते हैं। इससे डिस्क्रिमिनेटिव राइटिंग होता है, कंप्रेसिव राइटिंग होती है, और एक हमारी होती है नरेटिव लैंग्वेज। इसकी भी अलग होती है। स्पीकिंग में हमारी होती है इंटरैक्टिव होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। एक नो इंटरेक्शन होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको सुनाते हैं, ये सेकेंड लैंग्वेज भी होती है जो स्पीकिंग में
पार्शियली सीखी जाती है, पब्लिकली रूप से सीखी जाती है। लिसनिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हम ध्यान रख लेते हैं। लिसनिंग स्किल क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ वोकैब होना चाहिए, टू ग्रॉसिप अदर लैंग्वेज होनी चाहिए, नेचुरल वेज होना चाहिए, टॉप टू डाउन बॉटम टू टाउन। जो टॉप टू डाउन है, बॉटम टू डाउन है, ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप से मतलब टॉप से आपने अपनी भाषा सीखी है, उससे नीचे नीचे नीचे, जिससे पहले भाषा सीखी, फिर उसके बाद वाक्य सीखा, फिर उसके बाद स्टोरी, फिर आपके शब्द सीखे, फिर आपके अक्षर सीखे, और नीचे से हो जाएगा अक्षर, फिर आपके शब्द, फिर वाक्य, फिर उपवाक्य, फिर हमने क्या सबसे प्रॉपर हमने किसी भाषा को सीखा, यानी वो वाक्य से होकर पदबंध और ऊपर ये था। तो इस तरीके से याद रखना, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। फिर वो कहता है राइटिंग स्किल, और रीडिंग स्किल में 2 पॉइंट्स है। राइटिंग स्किल में आपकी ट्रांजिटिव आती है और पैराग्राफिंग आती है, जिसमें प्रेडिक्शन होता है और ट्रांसस्पीकिंग आती है। रीडिंग स्किल में हमारी लाउड रीडिंग करना, जोर जोर से पढ़ना, इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन होना, लाउड रीडिंग इज अ हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टेस्ट। और साइलेंट रीडिंग स्पीड बढ़ाती है, कॉन्सेंट्रेट करती है कि मन में हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रिकॉल करती है। एक आता है इंसेंसिव रीडिंग और एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। दोनों में फ़र्क है कि रीडिंग इज़ अ फॉर स्पेसिफिक डिटेल, यानी कि एक मेन डिटेल को हम पॉजिटिव पढ़ सकते हैं, जैसे इट इज़ अ पॉसिबल इन क्लासरूम। सेंसिटिव रीडिंग होती है स्पेसिफिक ओवरऑल कंसेप्ट। स्पेसिफिक रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग टू इंजॉयमेंट, इंजॉय करके रीडिंग को सीखना आउटसाइड द क्लासरूम के बाहर हम जो चीज़ें सिखाते हैं उसको कहते हैं। साइलेंट वर्ड्स होते हैं जो मन में हम पढ़ते हैं, जो सेम होते हैं, जैसे रीडिंग और राइटिंग, जैसे लॉन्ग, लुक, बट, राइट। स्कैनिंग और स्किमिंग मैंने आपको बता दिया। स्कैनिंग में क्विकली रीड किया जाता है, रीडिंग इज रैपिडली पढ़ा जाता है स्पेसिफिक डिटेल को। स्कैनिंग रीडिंग इज ऑर्डर टू गेट द जनरल ओवरऑल समराइजेशन को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो हम मेन है, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द सिंटेक्स, यानी कि जो शब्दों को वाक्य को किस प्रकार से लगाया जाता है। द स्टडी ऑफ मीनिंग, ये सिमेक्टिक्स होती है, जिसमें होता है सेंटेंस वर्डिंग होता है, अर्थ और व्याकरण। फोनिम होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि लैंग्वेज यानी भाषा की सबसे स्वर की सबसे छोटी इकाई होती है। मॉर्फिम इज मिनिमम इज यूनिट ऑफ वर्ड्स। लिरिक इज ऐसे वर्ड जिसका अपना इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, जैसे लव, काउ, कैर, एज एंड वेल, ये होता है। उसके बाद रीलिया क्या होता है, डेली एक्टिविटी में सीखते हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग मेथड जो होता है ये लीलिया में आता है। एक होता है होमोफोन, होता है जो वर्ड्स वाज द सेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ बट आर डिफरेंट और एस्पेक्ट, जैसे बाय वे, यानी कि सेम वर्ड के मीनिंग की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लिखने में डिफरेंट होता है लेकिन साउंड होती है बाय, जैसे बाय होता है BAY, BAEY और BUEY, ठीक है। एक है ग्रामर ट्रांसलेटर, जिसमें टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसमें हमें मदर टंग होता है, इसमें क्लासिफर मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, फोकस टू रूरल कम्युनिकेशन कहते हैं, वर्ड इज रूलिंग ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। टॉप टू बॉटम और बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में होते हैं पहले स्टोरी, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड्स, नीचे से ऊपर होता है। बॉटम मतलब अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, फिर स्टोरी। नैरेटिव प्रोसेस होता है स्टोरी, सेंटेंस, वर्ड, फिर अल्फ़ाबेट, ये सारी स्टोरी होती है। शिफ्ट एंड ग्रश की मैंने ऑलरेडी समझा दी है। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस, सारे ऑलमोस्ट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। देखिए ये लैंग्वेज 1 और 2 में दोनों में हेल्प करेगी आपकी। अगर जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EVS पेडोलॉजी सॉल्व करने का आपने EVS पढ़ रखी होगी, EVS के अकॉर्डिंग आपका CDP पढ़ रखी होगी, तो CDP आपकी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करेगी। मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कुछ टॉपिक है, मैं अलग से बनाऊंगी इसकी वीडियो, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हमें जल्दी समझ में आएगा। इस तरीके से आपका स्कोर आसानी से 110 या 120 प्लस हो जाएगा। आपको बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अपना पेपर करते समय भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि पेपर करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस पॉइंटों को ध्यान रखना है और कौन कौन सी। ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करिए। मैथ्स के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इसमें रिपीट क्वेश्चन, मतलब हर बार अगर PVC के पेपर उठाओगे तो हर बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ इसी वीडियो में। हम इसी वीडियो में SST भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक होता है कि आपकी कैलकुलेशन होती है, सिंपल प्लस देते हैं पुस्तक का। एक होता है आपकी अधिक और में, एक होता है मान ज्ञात, यानी कि 968 × 7368 को मल्टीप्लाई करके प्लस करके। एक डिवाइड होता है जिसमें LCF और NCF निकालना होता है। एक होता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक गणना वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक हिंदू अरबी संख्यात्मक पद्धति जिसमें 4 अंकों की होती है। जैसे आपने सपोज कीजिए 4 अंकों 3 अंकों को
हमने इंग्लिश और हिंदी के जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम पेपर 1 में जो CDP में भी डिस्कस कर लिया, अब है SST के। SST मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में, क्योंकि मॉडरेट पेपर आया था, उसके रिगार्ड पे कुछ टॉपिक्स हैं जो अगर आपने पढ़े नहीं हैं तो एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपके पास उसके नोट्स होंगे तो उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब, कहाँ और कैसे। आरंभिक मानव की खोज, आरंभिक नगर, नए विचार, प्रारंभिक राज्य, राजा और उनके राज्य, दूरस्थ भूमि और संबंध, ठीक है, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी की सत्ता का स्थायित्व होना, बुनकर, लोहा बनाने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री मालिक, इससे से कथन वाले, अभिकथन वाले, जंक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण इलाकों का शासन, आदिवासी और उपनिवेशवाद, और 1857 ये क्रांति हुई थी, उसके बाद की जो विद्रोह है वो मोस्ट है। जैसे विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, इसमें जितने भी लोगों ने, जितने भी महिलाओं ने और जितने भी पुरुषों ने भागीदारी ली थी, वो कौन कौन सी ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। इससे बाद वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक समझ लीजिए या पार्ट समझ लीजिए, ये है महिला जाति और सुधार, और उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत भारत। तो ये सारे जो टॉपिक है हिस्ट्री है, अगर रिवीजन में आपके पास नोट्स है तो उनके रिवीजन कर लीजिए, वर्बली पढ़ लीजिए, क्योंकि कल एग्जाम है तो कल में आपकी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी में भी बता देती है इंपॉर्टेंट। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब एंड अक्षांश एंड देशांतर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारे देश भारत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव, पर्यावरण, घास का मैदान, संसाधन, मृदा, भूमि, जल, खनिज, शक्ति संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग। इनमें से क्वेश्चन आते हैं और 101% आते हैं, क्योंकि टॉपिक है। और पॉलिटिकल साइंस से भी अब डिस्कस कर लेते हैं। भारत में विविधता, सरकार क्या है। पंचायती राज से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज किस तरीके से करते हैं। अल्पसंख्यक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या थी। राज्य सरकार के कार्य, संचार माध्यम व विज्ञापन से आता है। नए राष्ट्र की कल्पना, लिंग, भारतीय संविधान, संसद की आवश्यकता, नए कानून और सामाजिक न्याय। ये सारे टॉपिक जो है SST के हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू से अब तक बता दिया कि किस किस तरीके से हम आसानी से 110, 120, 130, 40 तक भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपने 1 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई है, 1 या 2 महीने से आप पढ़ रहे, जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि प्रीवियस ईयर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी बिहाफ पर आपको ध्यान रखना है और आसानी से रहेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।